Hello dear students, welcome back to Shana Academy Hindi and this is Garima Kushwaha। प्रीवियस वीडियो में हमने कृषि के जो दो इम्पोर्टेंट मेथड्स थी वो हम पढ़ चुके थे। आज बची हुई जो 5 मेथड्स हैं आज हम उन्हें पढ़ने वाले हैं। यहाँ देखिए, ये एक चीज़ बताना मैं आप लोगों को भूल गई थी कि जो नर्सरी होती है या पौधाशाला होता है जहाँ पर कई प्रकार के छोटे छोटे पौधे लगा करके बेचे जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जो काली थैलियाँ होती है उसके अंदर छोटे छोटे से पौधे यानी कि सैपलिंग्स वो लोग बेचते हैं। तो कई ऐसी फसलें होती है जैसे हमारा धान हुआ, हमारा प्याज हुआ, हमारी मिर्च हुई, इनके सैपलिंग्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो पौधाशाला में ये लोग इन्हें बना करके सीधे से किसान लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा हम लोगों का खाद एवं उर्वरक देना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब ये देखना है कि मैन्योर और फर्टिलाइजर से क्या होता है। तो जिस तरह से हमें पोषक पदार्थों यानी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, उसी तरह से जो पौधे होते हैं उनकी वृद्धि के लिए यानी उनकी ग्रोथ के लिए उन्हें भी खाद और उर्वरक की आवश्यकता होती है। मिट्टी में जो पोषक स्तर होता है या जो न्यूट्रिएंट्स होता है उनको बनाए रखने के लिए समय समय पर खाद एवं उर्वरक जो है हमें खेतों में देना पड़ता है। यहाँ पर देखिए, दो चीजें होती है, एक खाद होता है जिसे हम मैन्योर कहते हैं और एक उर्वरक होता है जिसे हम फर्टिलाइजर कहते हैं। खाद में अगर हम देखें तो यह जैविक होता है तथा पशुओं और पौधों के अपशिष्टों से बनाया जाता है यानी कि प्लांट एंड एनिमल वेस्ट से खाद को बनाया जाता है। कार्बनिक होता है यानी कि यह ऑर्गेनिक होता है और ह्यूमस से भरपूर होता है यानी मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है जहां पर कई प्रकार के कीड़े मकोड़े और सूखे पेड़ पौधे की पत्तियां होती है, यह काफी मतलब उपजाऊ होती है और इसी को हम ह्यूमस कहते हैं। तो इस ह्यूमस में क्या होता है, एक तो जल धारण क्षमता अच्छी होती है यानी कि वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है वह अच्छी होती है, और साथ ही साथ यह जो खाद होता है या मैन्योर होता है इसमें ह्यूमस को बांध करके रखने की भी क्षमता अच्छी होती है। अगर हम देखें, जो खाद का उत्पादन होता है हम स्वयं घर पर भी कर सकते हैं यानी कि जो किसान होते हैं बड़े बड़े गड्ढे खोद करके वहां पर मैन्योर या खाद का खुद से उत्पादन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इस इमेज में खाद बताया गया है कि कंप्लीट खाद पूरी तरीके से बनने के बाद होता कैसे है, तो इसे हम क्या कहेंगे, खाद कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। चूंकि खाद हम पढ़ चुके हैं, हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर। ये देखिए, यहाँ पर बिल्कुल एक पैकेट दिखाया गया है फर्टिलाइजर का कि किस तरह से उसकी पैकेजिंग होती है, किस तरीके से मार्केट में हमें फर्टिलाइजर मिलता है। तो यह एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है यानी कि केमिकल कंपोनेंट होता है और विशेष पोषकों से समृद्ध होता है यानी कि इसमें कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जैसे नाइट्रोजन हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, सल्फर वगैरह इसमें पाए जाते हैं और ये फैक्ट्रियों में इसका जो उत्पादन होता है वह किया जाता है। इसमें जो पोषक पदार्थ होते हैं किसमें, उर्वरक में, हमारे खाद यानी मैन्योर के कंपेयर में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं क्योंकि इसको स्पेशली फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, तो इसमें वही कंपोनेंट होते हैं जो जरूरी होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल होगा NPK, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस एंड K फॉर पोटेशियम। सेकेंड हो जाएगा हमारा यूरिया, थर्ड है अमोनियम सल्फेट, फोर्थ है सल्फर फॉस्फेट एंड फिफ्थ है पोटाश। अगर हम दोनों को कंपेयर करें, हमारा जो खाद होता है उसे और उर्वरक, और देखें कि दोनों में से कौन बेटर होता है, तो इसे हम इस प्रकार समझा सकते हैं कि जो खाद होता है वो कार्बनिक होता है, इसमें ह्यूमस कंपोनेंट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, साथ ही साथ इसकी वाटर होल्डिंग या जल धारण क्षमता जो होती है वह उर्वरक के कंपेयर में अधिक होती है। लेकिन अगर उर्वरक की बात करें तो इसमें कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, इसके बाद में जो फॉस्फोरस हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, यह अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो खाद होता है वो किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं होता है क्योंकि यह प्लांट एंड एनिमल वेस्ट से बनाया जाता है। लेकिन हमारा जो उर्वरक होता है लंबे समय तक अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो यह एक तो पॉल्यूशन पैदा करता है यानी कि जल प्रदूषण पैदा कर देता है, साथ ही साथ यह क्या करता है कि जो भूमि की जो फर्टिलिटी होती है यानी कि जो उर्वरता होती है उसे भी धीरे धीरे खत्म करता जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं।
अगर आवश्यकता देखें कि खाद की या फर्टिलाइजर की खेतों में आवश्यकता ही क्यों होती है, तो जो फसलें होती है लगातार उगाने से, या जो किसान होते हैं वह एक के बाद एक खेतों में लगातार फसलें उगाते रहते हैं, जिससे कि क्या होता है कि मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी आ जाती है, और इस क्षति को यानी कि इस डैमेज को पूरा करने के लिए किसान जो होते हैं वो खेतों में खाद देते हैं। अब यहाँ देखिए प्रिपेयरिंग ऑफ मैन्योर, यानी कि खाद बनाया कैसे जाता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो खाद या मैन्योर होता है उसे किसान जो होते हैं वो खुद से सेल्फ बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक गड्ढा है, इस गड्ढे में इन्होंने क्या किया है, ये जो दो मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं, इस गड्ढे में उन्होंने क्या किया है, प्लांट एंड एनिमल वेस्ट को डाल दिया है। प्लांट एंड एनिमल वेस्ट में क्या आ जाएगा, अगर प्लांट की बात करें तो इसमें आ जाएगा सूखे हुए सड़े गले पत्ते, फल फूल, या फिर जो भी खेती का वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा इसमें आ जाएगा। एंड एनिमल वेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें काउ डंक आ जाएगा, या दूसरे एनिमल्स का जो गोबर वगैरह है वो सारा कुछ आ जाएगा। तो किसान इस गड्ढे में इसे डाल देते हैं और कुछ समय के लिए इसे डिकम्पोज होने के लिए या इसका अपघटन होने के लिए इसे छोड़ देते हैं। इसमें कई प्रकार के जो कीड़े मकोड़े होते हैं वह पनपने लगते हैं और वह इस मटेरियल को खा कर और तोड़ देते हैं, और इस प्रकार जो डिकम्पोज मटेरियल बनता है उसे हम एज अ खाद खेतों में यूज करते हैं, और यही हमारा मैन्योर कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करें कि दोनों में से बेटर कौन सा होता है, तो यहाँ पर देखिए कि उर्वरक के लंबे समय तक लगातार उपयोग से भूमि की उर्वरता यानी कि फर्टिलिटी कम हो जाती है और जल प्रदूषण भी होता है। इसीलिए हमें जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। ये चीज हमने सीख ली है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वह है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के उपाय, यानी कि हम ऐसी कौन सी प्रोसेस या प्रक्रिया अपनाएं कि मिट्टी की उर्वरता कम ही ना हो, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं या पोषक पदार्थ है वो कम ही ना हो, बिना खाद या फर्टिलाइजर के यूज के। तो इसके लिए हमें दो चीजें फॉलो करना पड़ेगी। फर्स्ट हमारा हो जाएगा, दो फसलों के बीच में मिट्टी को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दें, यानी कि जो किसान है वो दो फसलें लें तो बीच में एक गैप रखें, यानी एक फसल के बाद कुछ समय के लिए मिट्टी को खाली छोड़ दें, ताकि मिट्टी में जो पोषक पदार्थों की क्षति हुई है उसकी पूर्ति अपने आप हो जाए। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा फसल चक्रण या क्रॉप रोटेशन, यानी कि खेत में एक के बाद एक दूसरी किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाना। एक फसल के बाद दूसरी फसल फलीदार होना चाहिए, यानी कि खेत में हमेशा एक जैसी फसल न उगाते हुए एक हमें अनाज की फसल लेना है और दूसरी हमें दलहन फसल लेना है। ये यहाँ देखिए, जैसे पहले हमने गेहूं उगाया जो कि एक अनाज है, इसके बाद में हमने एक दाल यानी कि दलहन फसल मूंग को उगाया, उसके बाद में धान को उगाया। अगर इसके बाद हमको फोर्थ या चौथी फसल लेना है तो फिर हम यहाँ पर अरहर ले सकते हैं। इस तरह से यह रोटेशन हमें चलाना है कि एक फसल अगर धान होगी तो जो दूसरा फसल हमारी होगी वह दलहन होनी चाहिए। यह इसलिए क्योंकि जो दालें होती है या फलीदार पौधे जो होते हैं जिन्हें लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं, जो लेग्यूमिनस फैमिली के पौधे होते हैं, उनकी जो जड़ें होती है उनमें रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं। यह देखिए, यह कोई लेग्यूमिनस फैमिली के पौधे की जड़ है। यहाँ पर देखिए इसकी जड़ों में छोटे छोटे से नोड्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, छोटी छोटी सी गांठें दिखाई दे रही है। तो इन गांठों के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। यह बैक्टीरिया क्या करता है? यह वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, यानी कि वायुमंडल में जो स्वतंत्र नाइट्रोजन पाई जाती है उन्हें पौधों के लिए सुलभ बनाता है, ताकि पौधे उन्हें आसानी से ग्रहण कर सके। यही कारण होता है कि खेत में समय समय पर जो फसलें होती है उनका चक्रण करना आवश्यक होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा आपका सिंचाई यानी कि इरिगेशन। क्या होती है सिंचाई? सिंचाई का मतलब होता है कि एक निश्चित समय अंतराल पर खेत में जल देना क्या होता है? सिंचाई कहलाता है। यानी कि जो किसान होता है समय समय पर एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद खेतों में जल देता है, पौधों की जल से सिंचाई की जाती है। अब ये जो सिंचाई होती है यह फसल यानी क्रॉप पर और दूसरा ऋतु यानी कि सीजन पर निर्भर करती है। कैसी फसल है? कुछ फसलों को अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, जैसे हमारा धान है उसे अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। कुछ फसलें होती है जिन्हें कम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। सीजन पर भी निर्भर करता है, गर्मी के मौसम में अधिक जल
जल की आवश्यकता होगी, बारिश और ठंड के मौसम में कम जल की आवश्यकता होगी। तो यह इस पर निर्भर करता है। अगर हम देखें तो पौधे का 90% भाग जो होता है वह जल ही होता है, और जल का अवशोषण पौधे में जड़ के द्वारा होता है, यानी कि जो जड़ होती है वो मिट्टी में गहराई तक जाती है और वहां से जल का अवशोषण करके उसको पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो बीज या सीड्स होते हैं उनका जो अंकुरण होता है, यानी कि जो जर्मिनेशन होता है, वह जल के बिना नहीं हो सकता है। इस कंडीशन में बीज जो होता है उसे अच्छे से पानी का मिलना आवश्यक होता है, तभी उसमें जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण होता है। यहाँ सिंचाई के स्रोत अगर देखें तो जो पारंपरिक है, जो कि पुराने समय में यूज किए जाते थे, तो वह हो जाएगा हमारा मोट, चेन पंप, ढेकली और रहट। जो मोट होगा उसमें क्या होता है कि सिंपल सा सिस्टम है कि यहाँ पर एक गिरी लगी हुई होती है, यह रस्सी है, एक व्यक्ति इसके माध्यम से रस्सी से एक खाली बर्तन को कुएं में डालता है और उसे ऊपर खींच लेता है, जैसे हम कुएं से पानी निकालते हैं नॉर्मली, ये वही प्रोसेस होती है। सेकेंड हो जाएगा हमारा चेन पंप। यहाँ इस इमेज के थ्रू देखिए, यहाँ पर आपको एक पहिया गोल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर इसमें चेन लगी हुई होती है और यहाँ पर एक दूसरा पहिया होता है जो कि हमारा जल स्रोत से जुड़ा हुआ होता है। ये जो बाल्टी होती है ये यहाँ से होती हुई खाली बाल्टी जाती है, इस जल स्रोत से पानी भर के लाती है और वापस भरी हुई बाल्टी जो होती है वह यहाँ पर इस नली या इस पाइप में पानी डाल देती है और यह पाइप जो होता है इस पानी को पूरे खेत में सप्लाई कर देता है। यहाँ पर यह कार्य चेन के माध्यम से किया जाता है, इसीलिए इसे चेन पंप कहते हैं। तीसरा अगर देखें तो हमारा होता है ढेकली। यहाँ पर देखिए कि एक लंबी सी डंडी है या लकड़ी है, इसके एक सिरे पर कुछ वेट या वजन रख दिया जाता है। यहाँ पर खाली बाल्टी होती है, इसके द्वारा अंदर कुएं में डाल करके पानी को निकाला जाता है। चूंकि ये वजन है इसलिए इसका नाम ढेकली है। अगर फोर्थ देखें तो यह हो जाएगा हमारा रहट। यहाँ पर क्या होता है कि एक गोल पहिया लगा हुआ होता है, उसमें कई सारे खाली बर्तनों को रख दिया जाता है और यह जो बैल है या कोई पशु के माध्यम से यह कार्य किया जाता है। तो यह जो बैल है यह गोल गोल घूमता है और यह पहिए में जो खाली बर्तन रखे हुए हैं वह भर जाते हैं और पानी को स्टोर कर लिया जाता है। यहाँ पर देखिए कि जो कृषि के जो सिंचाई के जो पारंपरिक माध्यम थे वहाँ मजदूरों का और पशुओं का दोनों का ही प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर देखिए ये आधुनिक विधियां हैं जो कि इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए यूज की जाती है। आजकल जो कृषि है वह टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई है, अधिक से अधिक उपकरणों का यहाँ उपयोग किया जाने लगा है, क्योंकि इससे जो हमारा समय होता है और जो श्रम होता है दोनों की ही बचत होती है। घंटों का जो काम होता है वह मिनटों में हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर दो चीजें यूज की जाती है, एक छिड़काव तंत्र जिसे स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं और सेकंड हमारा ड्रिप तंत्र यानी कि ड्रिप सिस्टम हो जाता है। तो यह जो छिड़काव तंत्र होता है यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो यूज होता है वो असमतल भूमि में किया जाता है, यानी कि ऐसी भूमि जहाँ पर पानी का जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो खुद से अपने आप नहीं होता है, पानी पूरी तरीके से फैल नहीं पाता है, जो ऊंची नीची जगह होती है वहां पर इस स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज होता है। यहाँ पर देखें कि घूमने वाले जो नोजल होते हैं वह लगे हुए होते हैं, यह नोजल घूमते रहते हैं और पानी फव्वारे के रूप में छोड़ते रहते हैं। ये देखिए ये स्प्रिंकलर सिस्टम है, यहाँ पर ये नोजल लगे हुए होते हैं। इस नोजल से क्या होता है कि जो पानी होता है वो फव्वारे के रूप में निकलता है और ये देखने में ऐसा लगता है जैसे नेचुरल बारिश हो रही होती है, बिल्कुल उसी वे में यह पानी पौधों को देता है। और यह जो मेथड होती है सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है कॉफ़ी की खेती के लिए। कॉफ़ी जिसे हम बड़े ही चाव से ठंडी में पीते हैं उसकी खेती के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम वाली प्रोसेस बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। सेकेंड अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा ड्रिप सिस्टम या ड्रिप तंत्र। इसमें क्या होता है, इसका नाम है ड्रिप है, यानी कि ड्रॉप ड्रॉप करके जो पानी होता है वो बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ों पर गिरता है। यानी ऐसी जगह है जहाँ पर पानी की कमी होती है उसके लिए यह बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। ये देखिए यहाँ पर ऐसे जो पाइपलाइंस होती है वो बिछी हुई होती है और इनमें से सीधा बूंद बूंद पानी निकल करके जो पौधा होता है उसकी जड़ों में जाता है। मतलब सीधी सी बात है कि पानी का बिल्कुल भी वेस्टेज यहाँ पर नहीं होता है। रेगिस्तानी इलाकों में यह प्रोसेस बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है और इसका सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है जो फलदार पौधों के बगीचे होते हैं जैसे आम, जाम, केला, वहां पर स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आपका हो जाता है खरपतवार से सुरक्षा यानी प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। जो वीड्स होते हैं वह क्या होते हैं,
खेतों में उगे हुए जो अवांछनीय या अनवांटेड पौधे होते हैं वह खरपतवार कहलाते हैं। यानी कि हमने क्या किया है कि हमने हमारे खेत में गेहूं की फसल उगाई है और इस गेहूं की फसल के अलावा हमारे खेत में जितने भी एक्स्ट्रा पौधे हैं जो अपने आप उगाए हैं, जिन्हें हमने नहीं उगाया है, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे खरपतवार यानी कि वीड्स। इन्हें हटाना जरूरी होता है। इन्हें हटाना इसलिए जरूरी होता है कि ये जो वीड्स होते हैं हमारे वांछित पौधे यानी कि हमारी गेहूं की फसल की ग्रोथ में बाधा बनते हैं। जितने भी पोषक तत्व जमीन में होते हैं यह उन्हें अवशोषित कर लेते हैं और हमारा जो फसल जो हमारी होती है वह अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है। और इन खरपतवारों को हटाना निंदाई कहलाता है। खरपतवार को हटाने का सबसे अच्छा समय होता है कि जब उस खरपतवार में फल या बीज न आए हों, उससे पहले ही उसे हटा देना चाहिए। अगर उस खरपतवार में फल या बीज आ जाएंगे और हम अगर उसे उखाड़ेंगे, उसकी निंदाई करेंगे तो ये मिट्टी में गिर जाएंगे और फिर से यह उग सकते हैं। इसीलिए फल या बीज आने से पहले इन्हें हटा देना चाहिए। अब हम देखेंगे कि इसके लिए कौन कौन से उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमें दिख रही है खुरपी। खुरपी का उपयोग किया जाता है और सेकंड हो जाता है कि कुछ रसायनों का भी इसके लिए उपयोग किया जाता है। तो ये देखिए ये है हमारी खुरपी। यहाँ पर क्या होता है कि इस खुरपी के माध्यम से खोर खोर कर हम इन खरपतवारों को हटा देते हैं। और सेकंड हो जाता है हमारा रसायन 2,4-D, जो कि एक प्रकार का खरपतवार नाशी होता है जिसे हम हर्बिसाइड्स कहते हैं। यह देख लीजिए इस 2,4-D का उपयोग कैसे किया जाता है कि पानी लिया जाता है और इसकी एक निश्चित मात्रा इस पानी में मिला दी जाती है। उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में फिर खेतों में इसका स्प्रे कर दिया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ क्या प्रिकॉशंस या सावधानियां रखनी चाहिए। तो वह यह होगा कि यह रसायन होता है, एक प्रकार का केमिकल होता है। इसका स्प्रे करने से पहले हमारा जो किसान होता है उसे अच्छे तरीके से मास्क वगैरह पहन लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये 2,4-D हमारे ह्यूमन सिस्टम के अंदर जाता है तो यह हार्मफुल हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट आप लोगों का हो जाएगा कटाई यानी कि हार्वेस्टिंग। अच्छी तरह से हमारी जो फसल है वह पककर तैयार हो गई है। अब बारी है इसे काटने की यानी हार्वेस्ट करने की। तो यहाँ पर देखिए कि जो 3-4 महीने में जो फसल होती है वह पक करके तैयार हो जाती है। फिर उसे हार्वेस्ट करना होता है, उसकी कटाई करना होती है। यह काम 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो हाथ से कर सकते हैं या फिर मशीन से कर सकते हैं। जो हमारे छोटे किसान होते हैं वह इस काम को हाथ से ही कर लेते हैं। ठीक है, हाथ से करेंगे तो हम दराते का उपयोग करेंगे जिसे हम कहते हैं सिकल। ये देखिए ये सिकल है और ये सबके घर में होता है, आप सभी ने देखा होगा। तो जो छोटे किसान होते हैं वह इस सिकल का यूज करते हैं, लेकिन जो बड़े किसान होते हैं जिनके पास कई हेक्टेयर की जमीन होती है, यह काम हाथ से करने में उन्हें काफी समय लग जाता है, तो वह इस मशीन का उपयोग करते हैं। देखिए जिसे हम कहते हैं हार्वेस्टर। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा थ्रेशिंग। थ्रेशिंग होता क्या है, जो सूखे हुए बीज होते हैं उन्हें पौधे से अलग करना, यानी कि जो कटाई के बाद में जो सूखा पौधा होता है उसी के अंदर बीज भी होते हैं, तो उन बीजों को उन सूखे हुए पौधे से अलग करना, भूसी से अलग करना हमारा थ्रेशिंग कहलाता है। अब यहाँ देखिए कि थ्रेशिंग के लिए अब एक कंबाइन मशीन का यूज किया जाने लगा है। उस कंबाइन मशीन में क्या होता है कि जो हार्वेस्टिंग होती है यानी फसल की कटाई होती है, फसल को एक जड़ के पास से काटा जाता है, तो यह हार्वेस्टिंग और दूसरा यह थ्रेशिंग, दोनों ही काम यह कंबाइन मशीन कर देती है। फसल को काट करके उसके जो बीज या सीड्स होते हैं उन्हें भूसी से अलग भी कर दिया जाता है। ये देखिए अच्छे से इस कंबाइन मशीन को। आगे अगर हम बात करें तो इस कठोर परिश्रम के बाद में जब फसल पक कर तैयार हो जाती है तो हमारे देश के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग पर्व मनाए जाते हैं। क्यों? फसल कटने की खुशी में। यहाँ देखिए दिवाली जो कि पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। सेकेंड हो जाएगा हमारा पोंगल जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। थर्ड हो जाएगा हमारा वैशाखी जो पंजाब में मनाया जाता है। फोर्थ है होली जो भारतवर्ष में मनाया जाता है। बिहू है जो असम में मनाया जाता है और नबाना है जो कि वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। अच्छे तरीके से इस लिस्ट को याद कर लेना क्योंकि इसमें से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है आपका भंडारण यानी कि स्टोरेज। हमने फसल लगा दी है, उस फसल को हार्वेस्ट भी कर लिया है, अब बारी है इस फसल को साल भर के लिए सुरक्षित करके रखना, इसे बचा करके एज इट इज ऐसा कि ऐसा रखना, यानी कि उसके भंडारण की। तो यहाँ देखिए फसल को अगले वर्ष तक उपयोग में लाने के लिए तथा उसे चूहे, नमी, पक्षियों और कीटों से बचाने के लिए उसका उचित भंडारण आवश्यक होता है। क्योंकि जो फसल होती है साल में एक बार ही हम लेते हैं, जैसे गेहूं हुआ, मक्का हुआ, जो भी हुआ, तो साल में एक ही बार लेते हैं और उसे अगले साल तक प्रिजर्व करके स्टोर करके रखना जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी मेथड के थ्रू हम यह कर सकते हैं। तो पहला होता है घरों में, यानी कि छोटे लेवल पर यह काम हम हमारे घरों में भी कर सकते हैं, छोटे स्तर पर। तो हम क्या करते हैं, जो अनाज होता है उसे धूप में अच्छे तरीके से सुखा लेते हैं और जो कंटेनर होता है उसमें भर करके रख देते हैं। दूसरी प्रोसेस कर सकते हैं कि उसे रखने के बाद में हम उसमें नीम की पत्तियां डालकर उसे रख कर भी कंटेनर में सुरक्षित रख सकते हैं। अगर सेकेंड हम देखें तो भंडार गृह, ये दो चीजें जो है भंडार गृह और साइलो, इसका उपयोग बड़े स्तर पर किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो भंडार गृह या वेयर हाउस है, यह क्या होता है कि जो अनाज होता है उसे बड़े बड़े बोरों में भर करके बड़े बड़े कक्षों में रखा जाता है। ये इमेज देखिए, ये वेयर हाउस या भंडार गृह की है। यहाँ पर जो अनाज या गेहूं है इन्हें बोरों में भर करके अच्छे से सिस्टेमेटिक जमा करके रख दिया है और फिर इसे ताला वाला लगा करके पैक कर देते हैं। इसके बाद में हमारा आता है साइलो। साइलो यानी कि और बड़े लेवल पर अगर हमें अनाज का भंडारण करना है तो फिर हमें साइलो का यूज करना पड़ेगा। स्टील के बड़े बड़े कंटेनर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर एक और चीज ऐड हो जाती है कि यहाँ इस साइलो में कंट्रोल्ड कंडीशन में रखा जाता है हमारे अनाज को, यानी कि उसे जितना टेम्परेचर चाहिए होता है, जितना लाइट चाहिए होता है, जितना मॉइस्चर चाहिए होता है, वह सब यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है विथ केमिकल ट्रीटमेंट। क्लियर। नेक्स्ट है आपका पशुपालन। देखिए अभी हमने खेतों की बात करी, खेतों की बात हो और पशुओं की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिना पशुओं की खेती भी नहीं हो सकती है। तो जिस तरह से हम फसल तैयार करते हैं उसी तरीके से हमें पशुओं का भी पालन पोषण करना पड़ता है, क्योंकि पशुओं से भी हमें कई प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। यहाँ देखिए हमें अंडा प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है, मांस प्राप्त होता है और शहद प्राप्त होता है। तो पौधों की तरह ही जंतुओं से भी हमें कई प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। अब यहाँ देखिए कि पशुपालन किसे कहते हैं, पशुपालन क्या कहलाता है। तो पशुओं की उचित देखभाल करना, उनकी आवास और भोजन की व्यवस्था करना ही पशुपालन कहलाता है। जैसे हम पशुओं को रखते हैं, उन्हें टाइम टाइम से खाना देते हैं, पानी देते हैं, एक आवास अच्छे तरीके से उनको एक आवाज देते हैं, उन्हें रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, यही सब क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं फिश की, यानी कि मछली की। जो मछली होती है वह प्रमुख समुद्री भोजन यानी कि सी फूड होता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होती है। जो मछली का लीवर होता है वहां से एक ऑयल रिमूव किया जाता है या निकाला जाता है, जिसे कहते हैं कॉड लिवर ऑयल। और यह जो ऑयल होता है यह विटामिन डी का प्रमुख स्रोत होता है। यहाँ देखिए एक इमेज में है कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल्स दिखाए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको किसान के साथ हमारे भोजन का ये जो सफ़र है यह पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।